नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको ISI एक आला जज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 78 सेकंड की एक इंतहाई तकलीफ दे वीडियो सबसे बड़ी रिहाई और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर या एक हसास नोयत के दावे से आगाह करते हैं। ये दावा एक एंकर की जानिब से किया गया है। PTI इन्हें एक टाउट एंकर कहती है और उसकी वजह यह है कि PTI का मौक़िफ़ यह है कि ये एंकर मुबैना तौर पर शरीफ ख़ानदान के एमा पर या शरीफ ख़ानदान की हदायत पर बेबुनियाद खबरें फैलाकर आर्मी और PTI की क़यादत के दरमियान महाज आराई करवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा PTI का यह भी इल्ज़ाम है कि इन्हीं एंकर ने ऐसे PTI के रहनुमा जिन्हें मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया, तो इन्हीं एंकर ने इन रहनुमाओं के बड़े कॉम्प्रोमाइज किस्म की सिचुएशन में इंटरव्यूज़ किए। PTI इन्हें एक हवलदार एंकर कहती है और सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान साहब उनके मुताबिक ये जो एंकर हैं ये पहले गालबन कोई वकील थे, बाद में इन्होंने साफ़ी या एक एंकर का रूप धार लिया। अब इन्हीं एंकर यानी मुनीफ फारूक साहब ने GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया है। इस खबर या दावे में मुनीफ फारूक का यह कहना था कि इमरान खान साहब को अब मजीद पीछे कर दिया गया है, उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। उसके बाद मुनीफ फारूक ने दावा किया कि अब जेल में ट्रायल के दौरान जो समाअत होती थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि ये समाअत खुली अदालत के तौर पर होनी चाहिए, लेकिन अब मुनीफ फारूक का दावा यह है कि इस समाअत के वक्त इमरान खान साहब को सहाफ़ियों से बातचीत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो काम अगले साल होने थे वो भी इस साल कर लिए जाएंगे। यानी मुनीफ फारूक इस्टेब्लिशमेंट के एमा पर इमरान खान साहब और PTI को धमकियां दे रहे हैं कि अगले एक साल में जो जबर PTI या इमरान खान साहब पर करने का मंसूबा था वो जबर इसी साल में होंगे। लेकिन यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये दोनों जजेस इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ समझे जाते हैं और इन्हीं 2 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में भी PTI के खिलाफ फैसला दिया। अब इन्हीं दोनों जजेस यानी जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक बाकायदा कंप्लेंट चली गई है और इस कंप्लेंट में यह कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के केस के मुतल्लिक इख्तलाफी नोट में इन दोनों जजेस ने इलेक्शन कमिश्नर और रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना कराने के लिए उकसाया। यानी रियासती इदारों को यह कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। इस तरह से इन दोनों जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 की खिलाफ वर्जी की। इसलिए इन दोनों जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको इनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। लेकिन यहाँ पे ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं और मारूफ सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब ने अब इस मामले पर क्या बड़ा इंकशाफ किया है, ये इंकशाफ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में हामिद मीर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का हवाला दिया और इसी तरह PTI का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ किया कि सेनेटर गुरदीप सिंह जिनका ताल्लुक PTI से है उनके साथ भी कुछ अनासिर ने राब्ता किया। इस राब्ते में उन्हें यह कहा गया कि आप भी आईनी तरमीम के हक में वोट दें। यानी जिस तरीके से PTI के दीगर अरकान पार्लियामेंट को धमकाया गया, उन पर दबाव डाला गया, तो इसी तरह इनके साथ भी राब्ता किया गया। लेकिन इन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि मैं अपनी जमात PTI से बेवफाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे GHQ एक जज और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को डाउन प्ले किया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जस्टिस फायज ईसा को उनके एक ब्रदर जज ने बराह रास्त शटअप कॉल दी है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने
जस्टिस फैज ईसा की आइन शिकनी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि जस्टिस फैज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपने अकलियती नोट में अपने साथी जजेस के मुतल्लिक इंतहाई नामुनासिब और बदतमीजी पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब इसी मामले पर जस्टिस अजहर रिजवी ने जस्टिस फैज ईसा को उनकी औकात याद दिला दी है और जस्टिस रिजवी ने नैब तरामीम के इजाफी नोट में यह लिखा कि जस्टिस फैज ईसा ने शायद खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। जस्टिस फैज ईसा मामले को इस तरह से देख रहे थे कि उन्होंने अपनी हैसियत को गलत समझा, तमाम जज बराबर होते हैं। इस तरह उन्होंने जस्टिस फैज ईसा को इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया कि आप बहुत बदतमीज हैं और आपको तमीज सीखनी चाहिए और तमीज के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे GHQ और जैन कुरैशी यानी शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि जैन कुरैशी आईनी तरमीम के मौके पर अचानक गायब हो गए थे और उन्हें उस वक्त इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाने के लिए रिजर्व में रखा गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले उनके मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। यह ब्रेकिंग न्यूज एंड उस वक्त आई जब एक तरफ तो जैन कुरैशी ने नाम निहाद एक वजाती वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने इस तासुर की नफी करने की कोशिश की कि वो कोई हुकूमत के साथ या ISI या GHQ के साथ राब्ते में थे। लेकिन अब उनके मुतल्लिक ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि PTI की क़यादत ने आईनी तरमीम से पहले बड़े वाज़े अंदाज में उन्हें यह कहा कि वो अपनी लोकेशन शेयर करें, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर नहीं की। उसके बाद उन्हें यह कहा गया कि आप एक मखसूस मकाम पर आएं, यहां पर हमने अपने MNAs के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया हुआ है। तो उनको इसी मकाम पर बुलाया गया, लेकिन जैन कुरैशी जिनके पास ये मैसेजेस डिलीवर हो रहे थे वो इस मखसूस मकाम पर भी नहीं पहुंचे। अब इस पूरी सूरत हाल में PTI की क़यादत ने यह कहा है कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि जैन कुरैशी उस वक्त कुछ अनासिर के साथ राब्ते में थे, इसलिए उस वक्त वो अपनी लोकेशन शेयर नहीं कर रहे थे। और जैसी आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई तो उसके बाद उन्होंने एक नाम निहाद वजाती वीडियो जारी की। इसलिए अब PTI की क़यादत ने उनकी यह वजाहत मुस्तरद कर दी है और उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। जैन कुरैशी के अलावा रियाज फतियाना और असलम घुमन को भी ये शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये खबर सबसे बड़े और मौसर आलमी फोरम से आई है, इसी वजह से ये आज की सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि कांग्रेस के 60 से ज्यादा अरकान यानी अमरीकी कांग्रेस जो कि एक बहुत ही फाल और बहुत मौसर फोरम है, तो अमरीकी कांग्रेस के 60 से ज्यादा अरकान ने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है। इन्हीं 60 अरकान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी किया है और यह कहा है कि जमहूरियत की बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। इसी मामले पर अमरीकी कांग्रेस के 60 से ज्यादा अरकान ने बाकायदा एक मरासला भी लिखा है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फैज ईसा को गेट लॉस्ट कहने के मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचाया है, लेकिन इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में और इस खबर में क्या है। तो मामला यह है कि एक तरफ तो जस्टिस फैज ईसा ने जिस तरह से आइन शिकनी की या अपने साथी जजेस के मुतल्लिक बहुत ही बदतमीजी पर मबनी रिमार्क्स लिखे और अपने फैसले के कुछ ऐसे जुमले लिखे जो कि उनके साथी जजेस के लिए बहुत तज़ीक आमेज थे, तो इस पूरी सूरत हाल में एक वीडियो सामने आई है और ये वीडियो सीनियर वकील हामिद खान साहब की है। हामिद खान साहब ने इस वीडियो में यह कहा कि काजी फैज ईसा और जमाल मंदोखेल आप दोनों का किरदार इंतहाई शर्मनाक है। अक्सरियती जजेस के खिलाफ क्या कोई ऐसी बकवास कर सकता है? इन दोनों जजेस के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। ये कौन होते हैं अक्सरियती जजेस को कहने वाले कि तुम्हारा फैसला सही नहीं है, इसे वापस लो? और उसके बाद हामिद खान ने कहा भाई तुम जज हो, तुम सिर्फ अपनी राय दो और गेट लॉस्ट। तो जस्टिस फैज ईसा की एक और रुसवाई उनकी रुखसती से पहले हुई। लेकिन यहां पे
جسٹس فائز عیسیٰ کی مزید رسوائی کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس مرتبہ جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ جو رسوائی ہوئی ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے، جو کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور سینیارٹی کے اصول کے مطابق جن کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا۔ اب وہ خبر یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو الوداعی ریفرنس ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سب سے سینئر جج کے طور پر خطاب کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ دعوت نامہ انہیں باقاعدہ پہنچایا گیا تھا، لیکن جس طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو اب جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے اس الوداعی ریفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بھی ایک اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اس وقت آئی جب اڈیالہ جیل سے دو بڑی تکلیف دہ نوعیت کی خبریں آئیں، اور اب ان دونوں خبروں کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ 4 اکتوبر کے بعد سے عمران خان صاحب کو اتنا مضر صحت کھانا دیا گیا، یعنی 4 اکتوبر کو جب ڈی چوک میں پی ٹی آئی نے ایک سونامی احتجاج کیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے انتقام لینے کے لیے انہیں جیل میں اتنا مضر صحت کھانا دیا گیا کہ کئی دن تک ان کو قے ہوتی رہی، کئی دن تک ان کو وامٹنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد اسی خبر میں اب اس بات کی بھی تصدیق کی گئی کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور ان کو ان کے سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، یہاں تک کہ اب ان کے طبی معائنے کے متعلق جو ایک نام نہاد رپورٹ تھی اس کو بھی غیر تسلی بخش اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دے دیا، یعنی عمران خان صاحب کو اس طرح سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد اب بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بھی ایک اہم ترین خبر آئی ہے، اور اپنے ویور سے کہیں گے کہ وہ اس خبر پر کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار بھی کریں۔ اب اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں جو وکلاء کی ٹیم ہے اس نے جب بشرا بی بی صاحبہ کے مچلکے جمع کروانے کی کوشش کی تو عملے نے یہ بتایا کہ ایک جج صاحب ایسے ہیں جو کہ 1 بجے اچانک ایک جنازے پر چلے گئے، دوسرے جو ڈیوٹی جج تھے ہمایوں دلاور ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ اچانک چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ایف آئی اے کورٹس کے 2 جج ان کے متعلق بھی بتایا گیا، اور پھر ٹرائل جج ارجمن اور ایڈمن جج راجہ جواد عباس ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ تینوں ایک الگ ایونٹ پر یعنی سوات میں کسی اور جنازے پر چلے گئے ہیں، اور پھر 11 بجے یہ بتایا گیا کہ رخشندہ جو جج ہیں وہ بھی ایک اور جگہ فاتح پر چلی گئی ہیں، اور اس طرح سے پورا یہ جو جوڈیشل کمپلیکس تھا یہ مکمل طور پر خالی پڑا ہوا تھا۔ یعنی ایک پوری کوشش کی گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کے جو مچلکے ہیں یہ جمع نہ ہو، ان کی روپکار جو ہے یہ جاری نہ ہو۔ لیکن اب اس معاملے پر ایک اپڈیٹ بھی آئی ہے اور ایک اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز بھی آئی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کے 2 نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب مراد سعید جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے احکامات پر پی ٹی آئی کی قیادت عمل کرتی ہے، تو مراد سعید نے اب عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ہنگامی پیغام جاری کیا ہے، اور یہ جو پیغام ہے اس کے اوپر بھی کامنٹ کر کے آپ اپنی آراء کا اظہار کریں۔ مراد سعید نے اس پیغام کے پہلے حصے میں یہ انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں جو احتجاج ہو رہا تھا یہ احتجاج ہر صورت میں جاری رکھا جائے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس احتجاج میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور مبینہ طور پر انہیں رینجرز گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں آئی ایس آئی نے اغوا کر لیا تھا۔ لیکن مراد سعید نے یہ کہا کہ یہ احتجاج جو تھا اس کے متعلق عمران خان صاحب کی واضح ہدایات تھیں کہ یہ ہر صورت میں جاری رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد مراد سعید نے دوسرا اہم پیغام بھی عمران خان صاحب کا پہنچایا۔ اس پیغام میں مراد سعید نے کہا کہ اس ملک میں فسطائیت کا راج ہے، لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اب آخری فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ جعلی آئینی ترمیم کے ذریعے آئین اور قانون پر ایک اور بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے، اس لیے اب لازم ہو گیا ہے کہ جلد اور مکمل تیاری کے ساتھ سڑکوں پر فیصلہ کن احتجاج کیا جائے، اور اس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ دوسری جانب
پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی اب یہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے غیر قانونی طور پر اس وقت جیل میں بند کیا گیا ہے، تو عمران خان صاحب کو اب اگر فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر اگلا اقدام اڈیالہ جیل پر دھرنا یا ڈی چوک پر دھرنا ہو سکتا ہے، جو کہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ